अगले चैप्टर में एक महान इंसान की बातें करेंगे हम, पुतिन, रिलेटेड टू द इल्यूमिनाटी या एनिमी ऑफ द इल्यूमिनाटी। वी जस्ट नो फ्रेंड ऑफ इंडिया। ये ठीक है। फ्रेंड ऑफ इंडिया क्यों बने हैं अब? एक्चुअली रशिया और इंडिया के बीच कभी रिलेशनशिप खराब रही है? ठीक है, डिटेल चलें। हाँ। देश जब आज़ाद हुआ ना 1947 में, उस समय हमारे मन में एक साइकोलॉजिकल राइवलरी थी वेस्ट के खिलाफ। वेस्ट बोले तो यूके के खिलाफ, और यूके से जो भी अलाइड लोग थे उनके खिलाफ, कि यार ये लोग बेकार लोग होते हैं, कंपनी बना के आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कहकर आए थे, यहाँ राज करने लग गए। तो हमारे मन में ना एक नेचुरल शील्ड था कि कंपनी शब्द बुरा होता है, तो अच्छा क्या होता है? जो कंपनी के खिलाफ होता है। कंपनी के खिलाफ क्या होता है? अगर मान लीजिए फैक्ट्री चल रही है तो मालिक बेकार होता है, जो श्रमिकों की बात करेगा वो अच्छा होता है। हमारे मन में एक नेचुरल भाव था। आप समझिए ना कि जिसके लिए आपने इतने साल संघर्ष किया हो, उसे हटाने के बाद आप बचेंगे क्या? तो जब आपने कंपनी को भगा दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया, उसके साथ साथ ब्रिटिशर्स को भगा दिया, तो अब आपको लग रहा है कि अब हम हैं। हम कौन हैं? हम वो लोग जो कभी लेबर थे, हम वो लोग जो कभी श्रम करते थे, उनकी कंपनियां थी, हम लेबर बने हुए थे। तो हमारे मन में आता है अपना शासन आ गया, सर्वहारा का शासन आ गया। उस समय यही आइडियोलॉजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा वॉर का कारण बनने जा रही थी, जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं। कौन सी पॉलिसी? यूएसएसआर यही बात तो बोलते हुए आगे आ रहा था मार्क्स की वजह से, कि सर्वहारा वर्ग का शासन होना चाहिए, कॉमन आदमी का शासन होना चाहिए, अमीरों का शासन नहीं होना चाहिए, जिसे हम साम्यवाद या कम्युनिज्म के नाम से जानते हैं। तो जो साम्यवाद का झंडा लेकर यूएसएसआर चल रहा था, हमारे मन में एक नेचुरल अलाइन बन गया यूएसएसआर सोवियत रूस के साथ, कि यार ये तो अच्छा देश है, हमारी तरह सोचता है। और कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएसएसआर खुद अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ हो गया। कोल्ड वॉर बोले तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हुआ था अमेरिका का, उसके खिलाफ यूएसएसआर हो गया। तो दुश्मन का दुश्मन क्या हो गया? दोस्त हो गया। तो यूएसएसआर का हमारे इतिहास में कोई रोल नहीं है। आज़ादी के बाद एकदम रोल बढ़ जाता है। हिस्ट्री में हम उससे कुछ भी नहीं रिलेट करते। बीच में एक दो बार हम करते हैं कि हमारे देश के अंदर, जब ये सवाल बहुत यूपीएससी के अंदर पढ़ाया जाता है कि हमारे देश के अंदर कम्युनिज्म क्यों नहीं पनपा, तो उसके आंसर में दिया जाता है कि यूएसएसआर का हमारे ऊपर खासा प्रभाव नहीं था थोड़ी बहुत प्रभाव थे, लेकिन हमारी कांग्रेस खुद ही लेफ्ट थी, तो वो इतनी सारी पॉलिसीज अपना लेती थी कि कम्युनिस्टों को अपनी जगह नहीं मिली, और आज तक देश का बड़ा रीजन बना। वहीं दूसरी तरफ जब हमने यूएसएसआर के साथ अपने आप को अलाइन पाया कि हम वैसा सोचते हैं, इसका मैं एक करंट रेफरेंस भी देता हूं ताकि लोग उसे रिलेट कर पाएं। हम इजराइल के साथ कनेक्ट क्यों फील करते हैं? क्योंकि हम भी आतंकवाद से पीड़ित हैं, वो भी आतंकवाद से पीड़ित है, तो एक नेचुरल कनेक्ट बन जाता है। ऐसा हम यूएसएसआर के साथ नेचुरल कनेक्ट पाते थे कि यार यूएसएसआर तो अपना जैसा देश है, वहां श्रमिकों की बात होती है। तो पहला पॉइंट कि क्या यूएसएसआर के साथ हमारी मित्रता बिल्कुल आज़ादी के बाद बहुत तेजी से बनी। हम लोग आगे बढ़े, हमारी जब पॉलिसीज बनती हुई देखते हैं, आप पाएंगे कि हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं हुआ करती थी, जिसे ना 5 ईयर प्लान बोलते थे ना। ये 5 ईयर प्लान टर्मिनोलॉजी सोवियत रूस से ली गई थी। वो भी बिल्कुल ऐसे ही चलता था, हम भी वैसे ही चल रहे थे। तो हम लोगों के बीच में एक बड़ी मतलब अच्छी केमिस्ट्री रही। इतनी केमिस्ट्री रही कि भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुए तो उनके समझौतों के लिए मध्यस्थता करने सोवियत रूस चल के आया। ताशकंद समझौते के बारे में आप चर्चा करते हैं, जब आपको लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के बारे में पता चलता है, ये सब वो कहानियां हैं सोवियत रूस के केस में, कि वो आर्बिट्रेटर बनकर बैठना शुरू हुआ कि नहीं, भारत का मसले में आप हमारे पास आ सकते हैं, हम वो व्यक्ति हैं जहां नैसर्गिक रूप से भारत विश्वास कर सकता है कि हम कंपनी नहीं है, हम ब्रिटेन की तरह उनका नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, भारत के बड़े भैया हैं। भारत के बड़े भैया हैं, साइकोलॉजिकल, कि हमारा जैसा थॉट प्रोसेस रखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे समय बीतता गया, सोवियत रूस भी हमारे लिए व्यापारी ही रहा, लेकिन उसे एक नेचुरल अलाय मिल गया, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन कोल्ड वॉर के टाइम पर चल रहा था। अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना, सोवियत रूस ने इंडिया को चुन लिया, नेचुरल अलाय हुए। सोवियत रूस इसीलिए हमें सपोर्ट करता चला गया कि कोल्ड वॉर में किसका सिक्का ज्यादा चलेगा। जहां अमेरिका अपने लिए नाटो बना चुका था, सोवियत रूस ने अपने लिए WTO बनाया, जैसे वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कि मेरे साथ वाले लोग इसमें चले आओ। तब हमें याद आया कि यार ये तो गुटबाजी में शामिल हो जाएंगे, हम तो फिर से एक नेक्स्ट वॉर की तरफ बढ़ जाएंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना आ जाए। तब जाकर हमने नाम मूवमेंट शुरू किया, नॉन अलाइन मूवमेंट। भैया हम किसी में नहीं है,
हम सबके साथ हैं। हमें ये समझ में आया कि अगर पार्टी बन गए तो फिर तो हम नुकसान भी झेलेंगे इस बात का, हम पार्टी नहीं बने। सोवियत रूस ने इस बात को जानते हुए भी भारत का साथ दिया, नैसर्गिक अलाय बनता चला गया, नेचुरल अलाय बनता चला गया कि यार अमेरिका अगर पाकिस्तान के साथ है तो इंडिया को डिफेंस के इक्विपमेंट बेचने वाला वन एंड ओनली रशिया रहेगा। आप अगर उठाकर देखें तो लंबे टाइम तक 70 से 75%, इवन 80% तक हमारे डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से ही प्रक्योर हुए हैं। तो उसे हम बाजार मिले, हमें वो हमारा हमदर्द दिखा। हमारी दोस्ती में साइकोलॉजिकल भी एडवांटेज था, व्यापारिक एडवांटेज भारत को और उनको विशेष रूप से पैसे के रूप में मिला। समय बीतता चला गया, यूएसएसआर 1991 में टूट गया 15 देशों में। उसी समय इंडिया ने बड़ा ही स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट लिया, जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जो इंडिया खुद को यूएसएसआर से कनेक्टेड पाता था, वो 1991 में कहता है कि अरे सुनो यार, जिसको सोचते हुए चल रहे थे वो तो खुद 15 देशों में टूट गया। अब हम क्या करें? हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से अपने द्वार खोल दिए कंपनीज के लिए, और विदेशी कंपनियां विशेष रूप से जिनसे हम लोग 1947 में पाबंदी लगा के बैठे, नहीं भैया तुम्हें नहीं आने देंगे हम अंदर क्योंकि तुम गंदे होते हो। हमने द्वार खोल दिया, भैया आ जाओ, तुम अच्छे होते हो, हम तुम्हारे ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखेंगे लेकिन आ जाओ। 1991 यानी 1991 के बाद में फिर वेस्ट की कंपनीज इंडिया आना शुरू हुई, और आज जो आप देखते हैं इंडिया में एफडीआई आता हुआ, या कोको कोला, मैगडी, या जितनी भी बड़ी कंपनियां, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट देखें, ये सब उसके बाद हमारे देश के अंदर आना शुरू होती हैं, स्केल करती हैं। आज विदेशी निवेश आपके सामने है। तो क्या इस बात से यूएसएसआर नाराज हुआ? तो कहा जाता है कि 1991 यानी 1991 के बाद का जो दौर था, उस समय यूएसएसआर से जो बचा हुआ रशिया रहा, जिसने सोवियत रूस का झंडा बुलंद रखा कि मैं एक दिन फिर से बनूंगा यूएसएसआर, सोवियत रूस, उसके बारे में कहते हैं कि वो दौर उनके लिए 1991 से 2000 के बीच का था, जिस समय उन्हें भारत पर हल्का सा ट्रस्ट मिसट्रस्ट रहा कि यार ये तो चले गए हमसे दूर। फिर पुतिन आते हैं और वो आकर के इंडिया के साथ ये वाली टाई करते हैं जिसके लिए अभी वो आए थे। ये रशिया के बाउंस बैक में उन्होंने क्या क्या किया है इन ऑर्डर टू बाउंस बैक सिंस अर्ली 90s? उन्होंने खुद ने जो साम्यवाद पकड़कर चल रहे थे उसको छोड़ दिया, वो खुद कैपिटलिज्म की तरफ निकल पड़े, स्ट्रेटेजिकल शिफ्ट कर गए वो। खुद के पास्ट से सीखना, खुद के पास्ट से ऐसा सीखा कि वो भी बिल्कुल अमेरिका की तरह सोचना शुरू कर दिए, कंपनियां चलाना शुरू कर दिए, वैसे ही एक्सपोर्ट, वैसे ही बोले कोई सर्वहारा वर्वहारा नहीं है, सत्ता का केंद्र रहना चाहिए, सत्ता बची रहनी चाहिए, पावर रहनी चाहिए, खेल हो जाएगा सारा। उन्होंने ये जाना कि पैसा सबसे ज्यादा, पैसा सबसे ज्यादा। मैंने शुरू में ही कहा था जियोपॉलिटिक्स इज इक्वल्स टू पैसा, खेल पैसे का है भाई। तो उसके पहले क्या फिलॉसफी वाज अबव मनी? हाँ, कि कम्युनिज्म वाज द करेक्ट फिलॉसफी। देखो क्या होता है ना, जब भी कोई एक व्यक्ति बहुत ग्रो कर रहा होता है, वो राइवल्स पैदा करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोले तो जिस समय दुनिया को पहली बार फैक्ट्रीज दिखी थी, जो लोग ये सीख गए थे कि फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल लाओ, बड़ी मात्रा में माल बनाकर बेचो और पैसा कमाओ, वो लोग इतने अमीर हो गए थे कि उन्होंने अपनी शौक में बहुत से काम पाल लिए थे। दास रखना, फैक्ट्रियों में लोगों का शोषण करना, अपनी मर्जी करना। इससे जो पीड़ित वर्ग था, जिसके अंदर ये भय पैदा हो गया कि ये तो कुछ भी हद तक चले जाएंगे, वो यूनाइट होने लगे। उनको आवाज दी कार्ल मार्क्स ने। उनकी उस आवाज ने मजदूरों को आवाज दी कि नहीं, मजदूरों के बिना ये लोग चल ही नहीं सकते। तो मजदूरों को लगने लगा कि हमारे बिना धंधे नहीं चल सकते, तो सत्ता भी हमारे बिना नहीं चल सकती, और सत्ता चलाने के लिए हमको जब तक साथ नहीं लोगे, हम सरकारें नहीं चलने देंगे। सोवियत रूस इसका मसीहा बनकर आया कि हाँ, इस कारण से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका सोवियत रूस से डरने लगा, क्योंकि अमेरिका में बैठे थे सारे पूंजीपति, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक, वेस्ट में बैठे थे, फ्रांस में, यूके में, सब जगह। इन्हें डर लगने लगा कि अगर ये विचारधारा हमारे तक आ गई और हमारे मजदूर खड़े हो गए तो अमीर हमेशा कम होते हैं। अगर सारी भीड़, उन्मादी भीड़ इकट्ठी होकर के ये कह दे कि अमीरों को पकड़ के मारो, तो ये तो घंटे भर में खत्म हो जाएंगे। भीड़ अपने हाथ में अगर शासन ले ले तो सस्ता बिगड़ जाएगा ना। तो ये जब बात समझ में आने लगी, तब अमेरिका ने कहा कि ये तो विचारधारा ही नुकसानदायक है, इसे तो एंट्री ही नहीं करने देना चाहिए। सोवियत रूस को जहां जहां ये पसार रहा है पैर, वहां खत्म कर दो। ये कोल्ड वॉर कहलाया। फिर चाहे क्यूबन क्राइसिस उठाकर देख लो, चाहे इंडिया पाकिस्तान उठाकर देख लो, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया उठाकर देख लो, वियतनाम क्राइसिस उठाकर देख लो, जहां जाओगे आप एक ही चीज पाओगे कि ये लोग विचारधारा पर लड़ रहे थे कि यार नहीं नहीं नहीं, मजदूरों का हाथ प्रबल नहीं होना चाहिए। अमेरिका इस बात को लेकर के सजग था कि ये नहीं करना है। फाइनली क्या हुआ?
1991 में यूएसएसआर टूट जाता है, कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है, सोवियत रूस अपनी पॉलिसीज बदल देता है कि नहीं भैया इस झंडे को उठाने से कुछ होगा नहीं। तो फिर अमेरिका भी बदलता है, अमेरिका कहता है नहीं, इतना एक्सट्रीमिज्म हम भी नहीं अपनाएंगे कि मजदूरों के हितों की ध्यान नहीं रखेंगे। पूरी दुनिया फिर एक और रास्ते की तरफ निकल पड़ी, जिसे आप मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में देखते हैं कि आज कोई भी देश ना तो कंप्लीटली कैपिटलिस्ट है और ना ही कंप्लीटली कम्युनिस्ट है, सब थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा मिक्स करके चलाते हैं। वो मिक्स उनके सोशल फैब्रिक्स पर डिपेंड आज अपने देश में भी तो यही है ना, आप और हम अगर इकोनॉमी में एक्स अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमको सरकार क्या बोल के टैक्स मांगती है कि सब सुनो, रोड बनाएंगे, समाज के लिए जो योजनाएं हैं उसमें पैसा खर्च करेंगे, पुल बनाएंगे, डिफेंस पर खर्च करेंगे, साइंस पर खर्च करेंगे। अल्टीमेटली आप अगर एक सोसाइटी के वर्ग से पैसा कमाते हैं तो आप सोसाइटी में और कामों में उस पैसे को खर्च करते हैं, सोशल स्कीम्स के थ्रू या तमाम तरीके से। यही फैब्रिक बनकर आया, सक्सेसफुल मॉडल फिलहाल यही है। वुड यू से कि ट्रंप को छोड़कर पुतिन सबसे ज़रूरी जियोपॉलिटिकल इंसान है आज के ज़माने में? ऑनेस्टली स्पीकिंग, नो। नो, हु इज़ मोर इम्पोर्टेंट? ट्रंप के लिए पुतिन, ओह यस, ट्रंप के लिए पुतिन, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए शी जिनपिंग होने चाहिए। वी कैन लुक अप टू चाइना, नॉट रशिया। हमें चाइना से सीखने की जरूरत है, रशिया से नहीं। फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, एनी पर्सपेक्टिव, ऑल पर्सपेक्टिव, एनी पर्सपेक्टिव। पैसा पैसा, खेल पैसे का है बाबू भाई। पैसा बनाना सीखना तो चाइना से जानते हैं।